हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस, जो कि है रॉबर्ट मर्टन का। लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया टालकट पार्सन्स, सोशल सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल्स। अब इसके रॉबर्ट मर्टन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस। इसमें 2013 के बाद आए हैं 4 क्वेश्चंस, तो थोड़ा लेंदी आज का होगा, बट ये बहुत ही सिमिलर से क्वेश्चंस हैं। थ्योरी बहुत छोटी सी है, बहुत ही सिंपल सी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड देन विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। व्हाट अकॉर्डिंग टू मर्टन इज द डिफरेंस बिटवीन अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड लेटेंट फंक्शंस। अब देखो यार, दो टर्म्स आ गई, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड लेटेंट फंक्शंस। टॉपिक में तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस है, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस बीच में से कहां से आ गई हैं? तो सिंपल भाषा में बताऊं तो आप एक ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में आपको क्लियर कट सब कुछ समझ आ जाएगा। सोसाइटी है, अब देखो जो मर्टन है, मर्टन इज जस्ट लाइक टालकट पार्सन्स, मर्टन इज ऑल्सो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। ठीक है, टालकट पार्सन्स टॉक्ड अबाउट वैल्यू कंसेंसस, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं कि सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का एक फंक्शन होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है, दैट्स वाई वो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे वो इनइक्वालिटी है, चाहे वो क्राइम है। ठीक है, उनको हर चीज की एक रेलेवेंस दिखती है उसकी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस में। Merton is little different from Talcott Parsons in the sense कि ये कहते हैं कि not everything in society is functional in a positive way, कि भाई सोसाइटी में हर चीज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही सोसाइटी की एग्जिस्टेंस और परसिस्टेंस के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं, जो सोसाइटी में डिसफंक्शन पैदा करती हैं, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उसका कोई फंक्शन ही नहीं है, वो ऐसी एग्जिस्ट भी कर रही हैं। या ऐसी चीजें हैं जो हमें सामने से नहीं दिखती हैं कि इसका कोई फंक्शन है, बट उनका कुछ हिडन फंक्शन चल रहा होता है, दैट इज वाई दे आर एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल आगे लेंगे। तो देखो, सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ चीजें हैं जिनका एक सामने से सीधा सीधा एक फंक्शन है, मैनिफेस्टेड फंक्शन, की उसका ऑलरेडी हमें पता है कि इसका आगे से दिख रहा है हमें, इसका एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन का एक फंक्शन होता है कि सोसाइटी को जुड़े रखना, सोसाइटी में होप रहे, लोग जुड़े रहे आपस में, एंड भगवान को मानते हैं तो सुख शांति बनी रहती है। ठीक है, तो ये उसका एक रिलीजन का सामने से एक अर्थ है। ठीक है, वो समझना चाहते हैं कि ये प्रकृति कैसे बनी, कोई ना कोई तो है जो इसको बना रहा है, तो दैट इज हाउ रिलीजन केम इनटू बीइंग। एंड इमाइल दुर्खीम जो ओरिजिनल फंक्शनलिस्ट थे, उनकी बात करें तो सॉलिडारिटी, सोशल कोहेशन, सोशल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ रिलीजन। ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मैनिफेस्टेड सामने से कोई फंक्शन हमें नहीं दिखता है, उनको हम बोल रहे हैं अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, के जाने अनजाने में उनका उन चीजों को एक पॉजिटिव या नेगेटिव या एक नॉन फंक्शन है, इररेलेवेंट चीज है वो। तो जो ये अनएंटिसिपेटेड कहने का अर्थ ये है कि हमें सामने से पता नहीं चल रहा है कि ये चीज क्यों एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे मर्टन ने एग्जाम्पल लिया था, होपी ट्राइब है। होपी ट्राइब नेटिव अमेरिकन ट्राइब है जो कि यूएस में पाई जाती है, एरिजोना स्टेट में। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, ये है यूएस में एरिजोना के नॉर्थ ईस्ट में होपी ट्राइब एक पाई जाती है। ठीक है, ऐसे दिखते हैं होपी ट्राइब के विमेन। ठीक है, उनके ऐसे बन्स होते हैं साइड पे, दोनों साइड पे जुड़े होते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ यू रिमेंबर देम, बहुत ही पेक्यूलियर उनकी ये हेयर स्टाइल है। तो ये जो होपी ट्राइब है, इनका एग्जाम्पल लेते हुए मर्टन कहते हैं कि देखो यार, होपी ट्राइब ना बारिश को लेके आने के लिए रेन डांस करते हैं। वो इंद्र देवता, उनकी भाषा में अगर मैं इधर हिंदुइज्म भाषा में बोलूं तो इंद्र देवता को खुश करने के लिए कि बारिश आ जाए, तो दे डू सर्टेन काइंड ऑफ डांस, सेलिब्रेटरी डांस। ठीक है,
हंसते नाचते गाते एक डांस करते हैं और प्रे करते हैं कि बारिश हो जाए। पर होता क्या है कि कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो क्या ऐसा है क्या कि जब बारिश नहीं होती है तो वो रेन डांस करना बंद कर देते हैं? तो मर्टन कहता है कि यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मतलब नॉट एवरी टाइम दे आर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग रेन है। काफी बार ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती है बट वो स्टिल दे कंटिन्यू टू डांस। तो फिर जो रेन डांस है, जब वो अपना फंक्शन ही पूरा नहीं कर रहा है, जो उसका मकसद है, जो उसका मैनिफेस्टेड फंक्शन है, जब वो पूरा नहीं कर रहा है तो व्हाई डज इट एग्जिस्ट, व्हाई डज इट परसिस्ट इन देयर सोसाइटी, ये खत्म क्यों नहीं हो जाता है? तो वो कहता है कि यार हर चीज का एक मैनिफेस्ट फंक्शन नहीं होता है, उनके एक अनएंटिसिपेटेड, एक हिडन फंक्शन भी होता है। इस केस में होपी ट्राइब का जो रेन डांस है उसका एक लेटेंट फंक्शन है, एक हिडन फंक्शन है। लेटेंट मतलब हिडन, छुपा हुआ एक फंक्शन है, अनइंटेंडेड, जो हमें दिख नहीं रहा है, जाने अनजाने में वो एक और फंक्शन भी प्ले कर रहा है, दैट इज व्हाट इज एग्जिस्टिंग। वो फंक्शन है सॉलिडारिटी बनाए रखने का, वो फंक्शन है एक सेलिब्रेटरी मूड लेके आने का। देखो डांस किसको नहीं पसंद, ठीक है, बारिश हो ना हो मजे तो आ रहे हैं ना डांस करने में, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है, सॉलिडारिटी, सोशल कोहिजन, यू नो, एक एफरवेसेंस है। जैसे इमाइल दुर्खीम ने बोला था कि एक चार्ज एटमॉस्फेयर बनता है, पार्टी का माहौल बनता है। तो वो फंक्शन रेन डांस प्ले करता है एंड दैट इज वाई, चाहे उसका मेन मकसद मैनिफेस्टेड फंक्शन जो है कि रेन लेके आने का वो पूरा नहीं भी होता है, स्टिल इट एग्जिस्ट्स इन सोसाइटी बिकॉज उसका एक लेटेंट फंक्शन वो पूरा करता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ मर्टन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट्स, कि वो फंक्शनलिज्म को, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं। ऐसे ही वो बोलेंगे कि कुछ चीजों का लेटेस्ट डिसफंक्शन भी होता है, ठीक है, जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी को हार्म करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम रिलीजन का एग्जांपल लें तो रिलीजन का एक मैनिफेस्ट फंक्शन है कि सॉलिडारिटी, बट रिलीजन का एक डिसफंक्शन, रिलीजन बिकम्स हार्मफुल टू आवर सोसाइटी जब आप दंगे होते हैं रिलीजन के नाम पे, जब सोसाइटी में कम्युनलिज्म फैलता है, जब सोसाइटी में पोलराइजेशन फैलती है। नो, मेरठ यूपी इज फेमस फॉर पोलराइजेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड स्पेशली बिफोर इलेक्शंस, बिफोर द स्टेट इलेक्शंस, बहुत वहां पे इंश्योर करना पड़ता है कि दंगे ना भड़क जाएं रिलीजन के नाम पे। तो रिलीजन का एक यहाँ पे डिसफंक्शन आ जाता है। टेररिज्म, तालिबान रिलीजन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे टेररिज्म फैलाता है, तो यहाँ पे एक रिलीजन का एक डिसफंक्शन भी आ जाता है। फिर है नॉन फंक्शन की, कुछ चीजें ऐसी भी है, नॉट एवरीथिंग हैज पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन, कुछ चीजें ऐसे भी एग्जिस्ट करती हैं। ये उसने बाकी के रेजिडुअल मिसलेनियस चीजों को कवर करने के लिए उसने नॉन फंक्शन टर्म बोली, ताकि मैं सोसाइटी को पूरा का पूरा कवर कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है, जो टॉपिक का नाम है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस, वो यहाँ इसकी और इसकी बात हो रही है। तो अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस इज अ सुपरसेट ऑफ दीज थ्री थिंग्स। उसके अंडर ये तीन चीजें आ रही है, लेटेंट डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन एंड नॉन फंक्शन। ठीक है, नाउ विद दिस टेबल इन माइंड, विद दिस क्लैरिटी इन माइंड, हम चलते हैं वापस हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड लेटेंट फंक्शंस, गिव एग्जांपल्स टू एलैबोरेट। अब अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को बता दो कि भाई ये तो एक सुपर सेट है। लेटेंट फंक्शंस आर अ टाइप ऑफ अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका हमें पता नहीं होता कि पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो बता दो कि भाई अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस के अंडर आपके तीन चीजें आ जाती है, लेटेंट फंक्शन, डिसफंक्शन एंड नॉन फंक्शन। उसमें एक एग्जांपल दे दो कि भाई जो डिमोनेटाइजेशन थी उसका मेन एम, मैनिफेस्ट फंक्शन तो था कि हम ब्लैक मनी को खत्म करें, ब्लैक मनी, काला धन वापस लेके आए, बट उसके अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने देखे नहीं थे, जो हम देख नहीं पाए थे जब डिमोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंट हुई थी, तो वो आया कि आम लोगों को इससे बहुत तकलीफ हुई, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस में इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत हमें देखनी पड़ी थी। सिमिलरली यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कोविड ऑल्सो। कोविड लॉकडाउन, बीमारी को, पैंडेमिक को कर्ब करने के लिए, उसको वो इतनी ज़्यादा ना फैले इसलिए लॉकडाउन लगाया गया था, बट उसका एक अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस था कि हमारी
बिजनेसेस रातों रात बंद हो गए, दिहाड़ी मजदूरों को बहुत सफ़र करना पड़ा, लोग एक एक सिटी में जो ट्रैवल कर रहे थे वो 6-6 महीने तक फंसे रह गए, तो वो उनकी अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस थी, वो नेगेटिव है। इसमें यू कैन गिव अ पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑल्सो कि भाई कोविड का ले लो कि हाँ लॉकडाउन तो लगा था, बट लॉकडाउन में पीपल स्टेड एट होम एंड दे बिकेम मोर अवेयर ऑफ वायरसेस एंड कैसे जो उनके वायरस मॉडिफाई होते हैं, एंड इन जनरल पैंडेमिक, हाइजीन, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ी। फिर एक पॉजिटिव एग्जांपल आप दे सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया, डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी जो अभी तक भी चल रही है। इट इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट, इट इज़ एन इरिवर्सिबल शिफ्ट हुआ है पैंडेमिक के बाद कि वर्क फ्रॉम होम हैज़ बिकम अ नॉर्म, जो कि एक अच्छी बात हो गई है। तो दैट हेल्प्स इन वर्क लाइफ बैलेंस। तो वो एक अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस थी कोविड लॉकडाउन की। फिर लेटेंट फंक्शन का बता दो वही डेफिनेशन कि भाई पॉजिटिव होता है बट छुपा हुआ होता है। होपी ट्राइब का एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे। एंड में एक और एग्जांपल मैंने दे दिया है कि मनरेगा का हेडिंग मैंने सोशियोलॉजिकल एनालिसिस बना के बोल दिया कि हाँ, मर्टन टॉक्स अबाउट हाउ लेटेंट फंक्शंस आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन स्टेबलाइजिंग द सोसाइटी। ठीक है, दिख नहीं रहा है बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनजाने में सोसाइटी को स्टेबलाइज करती हैं, इसलिए वो चाहे अपना मैनिफेस्ट फंक्शंस नहीं कंप्लीट करी बट लेटेंट फंक्शन पूरा करते हुए वो सोसाइटी को स्टेबलाइज रखती हैं। अगेन मनरेगा का एक और एग्जांपल दे दो कि मनरेगा का एम था कि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती थी गाँव में वो एड्रेस करने के लिए बनाई गई थी, बट इट ऑल्सो हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, रूरल विमेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर 10 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है एनालाइज द मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द लाइट ऑफ मर्टन्स थ्योरी। अब वो कह रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है कि भाई 3 साल से पहले इनकी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन, एआरसी की रिकमेंडेशन में भी देखा है कि भाई 3 साल का टेन्योर हो, बट नॉर्मली स्टेट्स की अगर आप रिपोर्ट देखो तो वेरी फ्यू स्टेट्स फॉलो दैट, एंड उसमें नंबर 1 महाराष्ट्र आता है कि महाराष्ट्र इज नोन फॉर मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ इट्स ब्यूरोक्रेट्स ऑफ 3 years फॉर 3 years। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई सिक्योरिटी जब एक आईएएस ऑफिसर को दी जाती है 3 साल की, तो उसका एक मैनिफेस्ट फंक्शन बताओ और उसके लेटेंट फंक्शन बताओ, और ये 20 नंबर का है, पूरा खुल के बताओ। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में लिख दो कि थोड़ा आप टेन्योर के बारे में बताओ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आईएएस सर्विस में होता है, एंड इस पे अगर हम मर्टन की थ्योरी लगाएं, जो कि उसकी बुक का नाम लिख दो, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, तो वहाँ से हम बात कर सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक इंडिपेंडेंस है बट अनइंटेंडेड, मतलब इसमें हमने लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस की बात करनी है। लेटेंट फंक्शन कम्स अंडर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो इंट्रोडक्शन में आप एक लिख दोगे लिंक बना के। फिर मैनिफेस्ट फंक्शन, 3 मैनिफेस्ट फंक्शन बता दो, 3 लेटेंट फंक्शंस बता दो, एंड देन यू क्लोज द आंसर। मैनिफेस्ट फंक्शन में आप क्या बताओगे? सिंपल जो आपको सामने से दिख रहा है कि किस एम से, एआरसी में भी जो रिकमेंडेशन है वो किस एम से, क्या मुद्दा है, क्यों हम ये प्रपोज करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक ब्यूरोक्रेट का होना चाहिए। फर्स्ट लिख दो कि भाई इंडिपेंडेंस ऑन जॉब स्टेबिलिटी। इंडिपेंडेंस क्या है कि कोई भी अगर आप सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मेंटेन कर रहे हो तो कोई भी पॉलिटिशियन आपको, अगर आप उनके हिसाब से डिसीजंस नहीं ले रहे हो, अगर आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो वो आपको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो गई, आपकी इंडिपेंडेंस बढ़ गई, आप बिना डर के, विदाउट फियर एंड फेवर, यू कैन टेक योर डिसीजंस। ठीक है, और खुल के काम कर सकते हो, ऑनेस्टी से काम कर सकते हो, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, सीधा। सेकेंड पॉइंट आप लिख दो एफिशिएंसी पॉलिसी, कि जब एक बंदा, एक आईएएस ऑफिसर एक लंबे टाइम के लिए एक जगह रहता है, तो जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, ये बहुत लंबे मिशन थे, 5-5 साल के, 4-4 साल के। पीएम आवास योजना, जितनी भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं लंबे टेन्योर की होती हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में
आसानी होती है। अगर एक बंदा एक IAS ऑफिसर 3 साल तक रह रहा है तो वो स्वच्छ भारत को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएगा। अगर 6 महीने में एक नया ब्यूरोक्रेट आ रहा है सेम स्कीम को इंप्लीमेंट करने में, तो ऑफ कोर्स इट देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी बढ़ाता है, इंडिपेंडेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेट बढ़ाता है, एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज मतलब यही है कि जब आप एक पूरी स्कीम को अकेले एक जगह पे पोस्ट होके आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपकी एक जॉब स्पेशलाइजेशन बढ़ती है। आप एज अ ब्यूरोक्रेट एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनते हो, और आगे जाके जब आप पॉलिसी मेकिंग में जाओगे फील्ड जॉब के बाद, तो यू विल बी अ बेटर पॉलिसी मेकर। ठीक है, एंड आप एक बेटर एग्जीक्यूशनर भी बन रहे हो, यू आर बेटर एट इम्प्लीमेंटिंग दीज बिग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आपकी एक डोमेन स्पेशलाइजेशन बन जाती है। ठीक है, ये हो गया आपके मैनिफेस्ट फंक्शंस। बट लेटेंट फंक्शंस भी होंगे। लेटेंट फंक्शन क्या होगा कि ऐसे कौन से हिडन फंक्शन है जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कोई साइड पे इसके और क्या क्या फायदे हो रहे हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखते हैं, तो वो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे एथिक्स में होता है, एथिक्स टाइप सी इसमें पॉइंट्स बनाओ ऑन द स्पॉट कि भाई एनहांस्ड मेंटरशिप कल्चर। आपके अंडर जो स्टाफ काम कर रहा है, जो जूनियर स्टाफ काम कर रहा है, या जो आप उनको स्किल ट्रांसफर कर रहे हो, या उनको आप लीड कर रहे हो, द इंटायर स्टाफ, आपके एक IPS के अंडर 100-150 कांस्टेबल्स होते हैं, अगर उस लीडरशिप में, एक लंबी लीडरशिप में जो वो लोग काम करते हैं, एंड इफ यू आर अ गुड लीडर, इफ यू आर अ गुड ब्यूरोक्रेट, दे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय यू। आपका नाम आपके काम के लिए आप जाने जाते हो अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो वो एक दे सी यू एज ए रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, ये दे सी यू एज एन आइडियल ब्यूरोक्रेट, एंड दे गेट टू लर्न लॉट फ्रॉम यू। ठीक है, फिर सेकंड आता है डीपर स्टेक होल्डर रिलेशंस। आप एक जगह पे बहुत टाइम तक पोस्टेड हो, देन यू विल हैव बेटर रिलेशंस विद द लोकल पीपल। अगर आप एक ट्राइबल एरिया में पोस्टेड हो तो ट्राइब्स के साथ आपकी अच्छी, ट्राइब्स विल गेट टू नो, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक लोग, अगर आप स्पेशली बाहर से आए हो, आप तेलंगाना से हो और आप महाराष्ट्र में पोस्टेड हो, यू कंसिडर एज एन आउटसाइडर बाय द लोकल कम्युनिटी, बट वंस दे सी योर वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो, आप एक रिलेशन बिल्ड कर पाते हो लोकल लोगों के साथ, लोकल NGOs के साथ, एंड दैट हेल्प्स इन फर्दर कोलैबोरेशन। कल को आपको NGOs की एक्सपर्टीज चाहिए कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करने में, कुछ फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में, लोगों की प्रॉब्लम्स जानने में, देन इट्स अ बेटर वे। ठीक है, रिलेशंस आपके स्ट्रांग होते हैं। फिर आता है प्रेजर्वेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। अब आप एक जगह बहुत देर तक पोस्टेड हो तो यू विल गेट टू नो द लोकल डायलेक्ट, लोकल लैंग्वेज। तेलुगु बोलने वाला बंदा महाराष्ट्र में पोस्टेड है तो वो मराठी सीखेगा, मराठी के भी लोकल डायलेक्ट्स होंगे। वहाँ पे कोई ट्राइब में अगर आप पोस्टेड हो तो ट्राइब की बोली आप सीखोगे, ट्राइब की सेंसिटिविटीज़ आप जानोगे कि किस चीज़ पे वो ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हैं। फॉर एग्जांपल दे आर मोर सेंसिटाइज्ड अबाउट देयर एंसेस्टर्स, जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं उनको आप जानोगे। मतलब यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल कम्युनिटी, व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, किस चीज़ पे मुझे फोकस करना है, किस चीज़ को मुझे नहीं छेड़ना है। मेरठ में पोस्टेड हो, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन वाला वो सिटी है, तो यू विल बी ओवरली सेंसिटिव कि मैं कोई ऐसा स्टेप ना लूँ कि यहाँ पे दंगे छिड़ जाएं कल को। ठीक है, एक्स्ट्रा पुलिस बुला के रखूँ। तो ये सब चीज़ें, इट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, कि यू एज पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क आपकी एक मेमोरी डेवलप हुई है इस जगह की, कि इस जगह में ऐसे ऐसे काम होता है लोकली, तो उसी तरीके से काम होगा। दैट हेल्प्स इन बेटर क्राइसिस मैनेजमेंट। कल को भूकंप आता है तो आपको उस जगह का चप्पा चप्पा पता होगा, कल को वहाँ पे राइट्स होते हैं तो आपको पता होगा कि कौन से इस गुट का कौन सा लीडर है और उससे कैसे बात करनी है, उससे कैसे अपनी बात मनवानी है। ये सब चीज़ें आपके लेटेंट फंक्शंस में आ गया। फिर एक और पॉइंट लिख दो, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। बेसिकली जब आप एक जगह के पूरा जान गए, लोग भी आपको जानते हैं, आप भी लोगों को जानते हो, अच्छे रिलेशंस बन गए हैं, everything you know about the local administration, then you can bring innovative solutions। और आपकी एक IAS ऑफिसर की इतनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो इनोवेटिव प्रोग्राम्स लेके आ सकें। इन अ स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे ट्रेन नहीं पहुँचती है, ठीक है, फ्लाइट्स चलती हैं, वहाँ पे टेलीमेडिसिन
पहुंचाई गई है। वहाँ पे डॉक्टर्स को अगर पेशेंट्स को वहाँ पे देखना है तो दिल्ली में बैठा डॉक्टर फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके उनको दवाई लिख सकता है, वो लोकली वहाँ से खरीद सकते हैं। दैट हैज बीन फैसिलिटेटेड। दीज आर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल एक और था कि सड़क बनाने के लिए अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपने क्राउड फंडिंग करी। अब क्राउड फंडिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके क्राउड के साथ, यानी कि आपके लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट है, ठीक है। तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी आप लेके आ पाते हो, एक नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच जाते हो। तो दैट इज, फिर आप कंक्लूड कर दोगे कि भैया ये लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के। एंड इसमें ये बहुत ही इनोवेटिव, देखो दिस इज ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप ऑन द स्पॉट आपको जो चमकेगा, जैसे एथिक्स में होता है वैसे वैसे आप लेटेंट फंक्शन लिखते जाओगे। ये पॉइंट्स आपको सब वहीं से आएंगे, जीएस पेपर 2 से, GS 2 से, ठीक है। पॉलिटी से आएंगे, पॉलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ARC के रिकमेंडेशंस पता होंगे, तभी आप लिख पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यूजिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस एक्सप्लेन द परसिस्टेंस ऑफ करप्शन इन द सोसाइटी। करप्शन के मैनिफेस्ट फंक्शन और करप्शन के लेटेंट छुपे हुए फंक्शन। व्हाई डज करप्शन एग्जिस्ट इन सोसाइटी? एक तो उसका सीधा सीधा फंक्शन होगा कुछ, ठीक है, जो हमें भी पता है, आपको भी पता है, बट उसके एक छुपे हुए फंक्शन भी होंगे जिस कारण वो एग्जिस्ट करती है, जिस कारण वो जा नहीं रही है। और इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इन एवरी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड करप्शन, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे फुल्ली वो करप्शन फ्री हो, वेरी रेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो, फर्स्ट पॉइंट आप लिखो कि भाई करप्शन का एक मैनिफेस्ट फंक्शन, सीधा सीधा उसका बेनिफिट ये होता है कि भाई देखो करप्शन के अगेंस्ट लॉज तो बने हुए हैं, करप्शन इज इलीगल बट स्टिल इट परसिस्ट्स। तो जहां पे करप्शन एग्जिस्ट कर रही है वहां पे आप देखिए, ओवरऑल तो सोसाइटी में, इंडिया में लॉ है, नेशनल लॉ है, बट जहां पे करप्शन एग्जिस्ट कर रही है, जहां पे करप्शन ज्यादा है, वो वहां पे एग्जिस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पे जो लोग इन्वॉल्व है उस करप्शन में, बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड। कौन कौन? जो ऑफिशियल है उसको पैसे मिल रहे हैं, और जो दे रहा है ब्राइब उसका काम जल्दी हो रहा है, ठीक है। वो रेड टेपिज्म का एस्केप है। रेड टेपिज्म पता होगा आपको कि फाइल धरी की धरी है, रेड टेप लगी होती थी पहले जमाने में फाइल पे, तो वो उसके ऊपर हाथ धर के बैठा हुआ है कि ये फाइल तो नहीं हिलेगी, ये आएगा कभी ऑर्डर होगा हमें ऊपर से तो हम आगे लाएंगे, या हमारी मुट्ठी गर्म करो, चाय पानी कुछ करो, तब जाके आगे जाएगी। तो दिस इज रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म से बचने के लिए, फाइल आगे मूव करे अगले डिपार्टमेंट तक, उसके लिए पैसे दो, फाइल आगे बढ़ाओ। तो एक्सपर्टाइट होता है अप्रूवल सिस्टम हर डिपार्टमेंट का, तो दोनों को फायदा है, इसलिए इट एग्जिस्ट। दिस इज अ मैनिफेस्ट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन है छुपा हुआ, अनइंटेंडेड, जो कि हमें सामने से नहीं दिख रहा है बट साइड इफेक्ट, पॉजिटिव साइड इफेक्ट एक है। वो ये है कि भाई आयरॉनिकली, ठीक है, कि एक सुस्त डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, जहाँ एक काम होने में 2 महीने लग जाते हैं, वहाँ अगर आप कुछ पैसे दे देते हो, आपको जल्दी है, आपको कुछ बिजनेस खोलना है, स्मॉल बिजनेस, और आपको उसके लिए कुछ कुछ परमिशंस, अप्रूवल्स चाहिए थे, तो आप जल्दी काम हो जाता है आपका, ठीक है। दैट इज, तो यहाँ पे भी आपका वो पॉइंट आ गया है, बट यहाँ पे आप उस तरीके से लगो कि पूरा एक सिस्टम ही जो स्लो माना जा रहा था वो अनऑफिशियल तरीके से एक सिंप्लीफाइड सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ पे पैसे देके काम जल्दी हो रहे हैं। तो पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट ही एक्सपेडाइट हो गया, सिस्टम तेज हो गया है। सेकेंड आप लिखोगे पॉलिटिकल पेट्रनेज। देखो कहीं भी कोई भी करप्शन एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं किसी को पता नहीं है, ठीक है, चाहे 500 रुपए की करप्शन है, चाहे 1000 रुपए की है, और बड़े जो स्कैंडल होते हैं उसमें तो लोग इन्वॉल्व होते ही हैं, ठीक है। तो वो कोई भी काम एक फोन कॉल अवे होता है कि भाई यहाँ पे करप्शन हो रही है, किसी भी नेता को, किसी भी लोकल MLA MP को पता होता है कि यहाँ पे क्या चलता है, ठीक है। थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट, सबको सब पता होता है। स्टिल करप्शन अगर एग्जिस्ट कर रही है वहां पे, तो इसका मतलब वहां के नेता का उनके सर पे हाथ है, पॉलिटिकल पेट्रनेज है, उन्हीं की दया से ये चल रहा है। एंड व्हाई डू दे अलाउ? दे अलाउ कि भाई सिस्टम में अगर मैं करप्शन अलाउ कर रहा हूं तो मेरा भी काम बनेगा, कल को मेरे को भी काम पड़ेगा, तो इवन दो मैं कुछ इलीगल काम करना चाहूं पैसे देके हो जाएगा। एंड आपका एक कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इन्वॉल्व है, जो थर्ड पार्टी है, कोई लोकल बिजनेस जो काम करवाने आया है वो भी इन्वॉल्व है,
ठीक है, बिजनेस टाइकून्स जो सिस्टम से अपना काम करवाना चाहते हैं, सरकारी सिस्टम से, वो भी इन्वॉल्व है। तो इन तीनों की एक गहरा नेक्सस बन जाता है, एक इनका नेटवर्क बन जाता है। एंड देन दैट नेटवर्क, दैट क्लोजनेस, दैट भाईचारा, दैट लीड्स टू द परसिस्टेंस ऑफ करप्शन। ठीक है, कि ये जो क्लोजनेस बनती है, एंड दैट हेल्प्स जो इनको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनसे आएगा। उनको अपने परमिशंस, अपने एनओसी सरकार से लेने हैं, कहीं कुछ बनाना है, कहीं कुछ जो भी उनको परमिशंस चाहिए। तो दे आर हैंड इन ग्लव with each other, and that is how political leaders sustain their elite power, sustain their power। अपनी पावर को सस्टेन के लिए बेसिकली वो करप्शन अलाउ करते हैं। ठीक है, तो these are latent functions। फिर latent dysfunction तो सबको पता ही है, जो आपके लॉज में लिखा हुआ है, एंटी करप्शन लॉज में, कि भाई करप्शन से इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट हमारा उनसे उठ जाता है। ठीक है, आम लोगों का विश्वास सरकार से उठ जाता है, डेवलपमेंट स्लो होती है, गवर्नेंस की इनफिशिएंसी है। एक आधार कार्ड बनवाने के लिए अगर मेरे को इतना टाइम लग रहा है, या एक एनओसी लेने में इतना टाइम लग रहा है, तो ओवरऑल इनएफिशिएंट गवर्नमेंट कहलाती है, अंडर डेवलप्ड लोग कहलाते हैं, और इंस्टीट्यूशंस से ट्रस्ट आपका खत्म होता है। दीज आर जेनरिक आपके ARC के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप करप्शन को लेके, अगेन ये भी आपका GS2 का ये आंसर है, पॉलिटी के पॉइंट्स हैं सीधा सीधा। इसमें सोशियोलॉजी, बस सोशियोलॉजी का यहाँ पे इतना रोल है कि मर्टन की आपको थ्योरी पता होना चाहिए, तभी आप उसको एप्लीकेशन बेस्ड इस क्वेश्चन में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, फिर आपका आता है, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन आपका था 2020 का। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ R.K. मर्टन टू द फंक्शनलिज्म ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, ब्रिंग आउट द लिमिटेशंस ऑफ लेटेंट फंक्शंस। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कहाँ से आ गए बीच में यहाँ पे? तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही क्लोज डिपार्टमेंट्स हैं, बहने हैं ये। एंथ्रोपोलॉजी मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, मेन जो एक डिफरेंस एंथ्रोपोलॉजी और उनमें है सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी स्टडीज कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज, आज की सोसाइटी जो मेन स्ट्रीम सिटी लाइफ की सोसाइटी है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ट्राइबल सोसाइटीज, आइलैंड में कोई 50 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, उनको वो स्टडी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि वो स्टडी करके हमें ज़्यादा सोसाइटी समझ में आती है, तो उनका एक अलग सेक्शन है सोसाइटी को स्टडी करने का, हमारा एक अलग है। बट देयर इज एन ओवरलैप। आप पेपर 2 में भी ट्राइब वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो आप ट्राइब्स को पढ़ोगे। ठीक है, तो और वो भी थोड़ा थोड़ा जब ट्राइब्स मेन स्ट्रीम में आती हैं, सिविलाइज्ड लोगों के साथ मिल रहे हैं, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, तो उनका भी एक ओवरलैप आ जाता है कि हाउ जब ट्राइब्स एक आइसोलेटेड आइलैंड से निकल के शायद सिटी लाइफ में जा रही हैं, तो व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे फेस, हाउ डू दे एडजस्ट। तो एक ओवरलैप है दोनों डिपार्टमेंट्स में। उस चक्कर में विद दैट बैकग्राउंड ये क्वेश्चन आता है कि R.K. मर्टन कहते हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो फंक्शनलिज्म है उसके बारे में R.K. मर्टन का क्या कहना है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, फंक्शनलिस्ट्स जो हैं, फंक्शनलिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम आता है मैलिनोस्की का और A.R. रैटक्लिफ ब्राउन का। हम आगे भी पढ़ेंगे। जो मैलिनोस्की है, मैलिनोस्की हमने पढ़ा था एमाइल दुर्खाइम के टाइम पे। एमाइल दुर्खाइम ने जो वो स्टडी करी थी ट्रोबियंट आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया वाली, वो उसने खुद नहीं करी थी, वो उसने मैलिनोस्की की चोरी करी थी। वो खुद यूरोप में बैठा हुआ था, एंड मैलिनोस्की खुद जाके वहाँ स्टडी करके आया था थ्रू द मेथडोलॉजी ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब आप वहाँ पे उनके साथ रहे, उन्हीं के साथ अपनी आइडेंटिटी छुपा के उनके साथ रहे, घुल मिल के रहे, एंड दैट इज हाउ यू ऑब्जर्व्ड एज अ पार्टिसिपेंट, यू ऑब्जर्व्ड। और फिर हमने सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन ऑल्सो अडॉप्टेड दिस मेथडोलॉजी ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज। M.N. श्रीनिवास ने भी यही मेथडोलॉजी अपनाई थी जब उन्होंने कूर्ग में स्टडी करी थी अपनी। ठीक है, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट जब वो लेके आए थे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्टन की किताब का नाम लिखो और बोलो कि भाई हाँ, ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द फंक्शनलिज्म ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक A.R. रैटक्लिफ ब्राउन एंड
ब्रोनिस्लाव मैलिनोस्की। क्यों? ये बोलते हैं कि भाई सोसाइटी में एवरीथिंग, एवरी सोशल प्रैक्टिस, एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी इज फंक्शनल, उसका एक पर्पस है। टिपिकल फंक्शनलिस्ट डेफिनेशन। मर्टन अगेन उसने ये बोला कि भाई ऐसा तो नहीं होता, हर चीज़ फंक्शनल नहीं होती है, कुछ मैनिफेस्ट होते हैं, कुछ लेटेंट होते हैं, कुछ डिसफंक्शंस होते हैं, कुछ नॉन फंक्शंस होते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे मर्टन फिर से बोलेगा। फर्स्ट पॉइंट हम जो रिएक्शन है मर्टन का टुवर्ड्स द फंक्शनलिज्म ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, वो ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ सोसाइटी में फंक्शनल नहीं है। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म को उसने रिजेक्ट किया है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉट ऑल सोशल स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिसेस आर फंक्शनल फॉर एवरीवन। रिलीजन की हर एस्पेक्ट फंक्शनल नहीं है, पॉवर्टी, क्राइम, हर चीज़ फंक्शनल नहीं होती, सोशल इनइक्वालिटी इज नॉट फंक्शनल। फिर कुछ चीज़ें डिसफंक्शन, अगेन इसमें भी आप यही गिना दो कि भाई बहुत ही अच्छा मैंने एग्जाम्पल लिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जाम्पल अगर हम ले तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, उन्होंने कहा था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, उससे एलियनेशन हुई थी, है ना। एलियनेशन विच इज जो जिसको लेके वो बहुत दुखी था कार्ल मार्क्स के, भाई पीपल आर सो सैड। तो पूरी सोसाइटी हिल गई एलियनेशन के साथ। तो ये आप एग्जाम्पल दो कि भाई मर्टन ये कहा है कि डिसफंक्शंस हैं कुछ चीज़ों की सोसाइटी में, और हमें इन चीज़ों, मतलब अगर ये बुराइयां हैं, अगर ये डिसफंक्शंस हैं, तो दीज आर अनवांटेड एलिमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड वी शुड एलिमिनेट इट। इसमें अगेन वही सोशल एलियनेशन को भी हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। जब कार्ल मार्क्स की थ्योरी आई थी सोशल एलियनेशन की, तो इट गॉट सो फेमस कि लॉट ऑफ बिजनेसेस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, दे ब्रॉट चेंजेस अपने वर्कर्स, अपने जो फैक्ट्री वर्कर्स में एलियनेशन को ख़त्म करने के लिए। तो दैट थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स एक्चुअली ब्रॉट चेंजेस इन द सोसाइटी, ठीक है। फिर डिसफंक्शन, फंक्शन से हम अब उसके रिएक्शंस की बात करें तो वील टॉक अबाउट एवरीथिंग। डिसफंक्शन की बात करेंगे, मैनिफेस्ट फंक्शंस की बात करेंगे, लेटेंट फंक्शंस की बात करेंगे, नॉन फंक्शंस आप लिख दोगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं बट लेटेंट फंक्शन भी होते हैं। एंड जो आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हो, आप उनके लेटेंट फंक्शंस को इग्नोर कर रहे हो। अगेन हियर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ होपी ट्राइब कि भाई आप होपी ट्राइब तो इनफैक्ट ट्राइबल एग्जांपल है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स आर ओवरलुकिंग द अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस लाइक द रेन डांस ऑफ होपी ट्राइब। कि अगर आप बोल रहे हो हर चीज फंक्शनल है, तो फिर होपी ट्राइब का रेन डांस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैं बताता हूँ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज इट्स परफॉर्मिंग एन unintended consequence. It has an unintended consequence. It's playing a latent function of bringing social solidarity, cohesion, celebration, ठीक है। तो ये लिख दोगे। फिर आप लिख दोगे कि क्योंकि 20 नंबर का है तो लिमिटेशन लिख दो लेटेंट फंक्शंस की। लेटेंट फंक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेटेंट, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि क्वेश्चन में ही है कि ब्रिंग आउट द लिमिटेशंस ऑफ लेटेंट फंक्शन, 20 मार्कर है। तो लेटेंट फंक्शन की लिमिटेशन आप लिखो कि भाई पहले से ही अगर हम लेटेंट फंक्शन को प्रेडिक्ट कर ले तो वो लेटेंट फंक्शन नहीं हुआ, वो तो मैनिफेस्ट फंक्शन हुआ। तो लेटेंट फंक्शन तो हमें बाद में ही पता चलता है, वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होती है जो हमें बाद में पता चलती है कि भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो जाने अनजाने में निकला ही चीज़। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, शुरू में हमें पता नहीं चलता है। फिर सब्जेक्टिविटी है, समथिंग विच आई कंसिडर एज अ लेटेंट फंक्शन यू मे कंसिडर इट एज अ डिसफंक्शन, ठीक है। वो है कि हर बंदे का एक अपना पर्सपेक्टिव है। अब अगर एक कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल लूँ तो रिलीजन इज बिन यूज्ड एज अ तालिबान इज यूजिंग रिलीजन टू स्प्रेड टेररिज्म। वो तो हम कह रहे हैं ना, बट तालिबान तो वहाँ पे चुन के आ गई सरकार अफगानिस्तान में, तो उनके लोगों ने ही चुनी है, ठीक है। पहले चुन के भी आई थी, अब तो उनका फुल कंट्रोल है पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे। नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। जो लोग जिस डिसफंक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए, उनके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ फंक्शनल है, उनके पर्सपेक्टिव से उसका एक मैनिफेस्ट फंक्शन है या उसका एक लेटेंट फंक्शन है, वो डिसफंक्शनल नहीं होगी। तो कोई चीज़ लेटेंट फंक्शन है या नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव्स, दैट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिविटी, दैट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स। तो ये है। थर्ड आपका आता है ओवर एम्फसिस ऑन स्टेबिलिटी।
अब देखो यार, टैलकट पार्सन से तो बेटर है ये बंदा, क्योंकि ही इज एक्नॉलेजिंग डिसफंक्शंस एंड नॉन फंक्शंस एंड लेटेंट फंक्शंस इन द सोसाइटी. वो हर चीज को फंक्शनल नहीं देखता है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट. इसने कॉन्फ्लिक्ट वर्ड कहीं यूज ही नहीं किया. वो डिसफंक्शन, फंक्शन का भी डिसफंक्शन तक ही उसने एक्सटेंड किया ये वर्ड कि भाई इसका डिसफंक्शन है. ही डज नॉट टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, डज नॉट टॉक अबाउट अनस्टेबिलिटी, ही वुड स्टिल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी. थोड़ा थोड़ा उसने डिसफंक्शन को टच किया है कि भाई इसको मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ. तो अगेन बीइंग अ स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, ये तो आप आग बंद करके किसी भी स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट का लिमिटेशन आप लिख के आओगे कि ओवर एम्फोसिस ऑन स्टेबिलिटी, हाइड सोशल चेंज, कॉन्फ्लिक्ट बाय ओवर एम्फोसाइजिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस. दैट इज हाउ यू विल कंक्लूड. ठीक है, ये आपका 20 नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू राइट द बुक इन द इंट्रो. तो ये आपके 4 क्वेश्चन लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस के हो गए. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है कन्फर्मिटी एंड डेविएंस बाय द सेम थिंकर मर्टन, एंड इसके आपके आएंगे 6 क्वेश्चंस. तो ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे. सो दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू.